नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी के साइंस के रिगार्डिंग कुछ प्रश्न पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं: पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नन ऑफ दीज। तो देखिए, अगर हम बात करें पानी की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए, तो देखिए, अगर हम कोई अदर केमिकल डालेंगे तो वो हो सकता है कि विषाक्त हो जाए। तो इसीलिए नमक हम मिलाएंगे। अब नमक मिलाएंगे तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि जो खाते हैं वो वाला नमक खारे पानी में मिला देते तो शुद्ध होता है। तो यानी कि सोडियम क्लोराइड तो नहीं मिलाएंगे, ये तो पक्का हो गया। पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, अब मैंने कहा कि नमक मिलाना है, यहाँ पे हाइड्रा ऑक्साइड है, तो अब बचा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में अंतर क्या हो गया कि पोटेशियम और सोडियम एक ही आपके पीरियड के एलिमेंट है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो नमक तो वही सब बनाएंगे ना। तो पोटेशियम क्लोराइड अस्थायी कठोरता हटाती है। और अगर अस्थायी कठोरता की बात करें तो आप कहें कि उसको गर्म कर देंगे पानी को, तो अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा उर्वरक का नाम है, यानी कि आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पूछ रहा है कि नाइट्रोजीनियस, अगर हम डीप में जाएं तो नाइट्रोजीनियस उर्वरक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो देखिए, नाइट्रोजीनियस, अमोनिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो अमोनियम सल्फेट भी एक प्रकार का नाइट्रोजीनियस आपके क्या है, उर्वरक है। कैल्शियम नाइट्रेट भी, CaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट भी, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ये भी आपके फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। कैल्शियम साइनाइड भी, साइनाइड देखेंगे तो विषाक्त कुछ चीज़ होती है जिससे आप दिमाग में तुक्का मारेंगे तो कहेंगे नहीं, ये तो विषाक्त चीज़ है, इसको हम यूज नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन इसका भी हम यूज करते हैं। कैल्शियम साइनाइड का भी हम फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो कैल्शियम साइनाइड वाला फर्टिलाइजर है उसको टेस्ट वगैरह मत कीजिएगा। बचपन में मैंने क्या किया था कि जो यूरिया होता है ना, वाइट वाइट वाला, उसको मैंने चीनी समझ के, मतलब कि बचपन में समझ रहे होगे ना, खा गया था। तो वो अलग बात है कि वो साइनाइड नहीं था, नहीं तो अब तक आपके सामने नहीं होता। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को समझाइएगा कि यूरिया वगैरह ना खाया करे, क्योंकि चीनी जैसा दिखता है ना यूरिया। तो ठीक है, क्योंकि मैं बचपन में खा गया था चीनी समझ के। अगला देख लेते हैं। सकरीन, जो कि जिनका डायबिटीज रोग होता है वो शुगर नहीं खाते हैं, तो मीठा के लिए वो सकरीन का यूज करते हैं। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, काफ़ी फेमस चीज़ है तो पूछा तो जाएगा ही। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड। देखिए, एक अगर केमिस्ट्री में डीप पढ़ेंगे तो ऑर्थो, मेटा और पैरा एक पोजीशन होता है बेंजीन का। जो ये बेंजीन में जो आपके फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहते हैं, ये होता है पैरा, ये होता है मेटा और ये होता है ऑर्थो। ठीक है, सॉरी, ऑर्थो ये होता है, ये मेटा होता है। ठीक है, तो ये पोजीशन को ही ऑर्थो मेटा पैरा कहते हैं। तो उसी में से एक प्रश्न पूछा गया है। डीप में आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ये आपका PhD का कोर्स हो जाएगा। फिर नहीं, ट्वेल्थ में तो आपने पढ़ा होगा मतलब डीप में जाएंगे तो PhD में चले जाएंगे। ठीक है, तो अपने मुद्दे पे आते हैं कि सैकरीन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड है। ठीक है, बेंजीन का ही इसमें कुछ स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद बेंजामाइड, यानी कि इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑर्थो सल्फो यानी कि सल्फर भी है। ठीक है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन भी दे रखा है मेटा सल्फो और पैरा सल्फो, लेकिन आपको टिक करना है क्या? ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो कॉन्टैक्ट मेथड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाते हैं तो एक मेथड होती है, नाम से अगर ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा तो कॉन्टैक्ट, हालांकि ट्वेल्थ में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है, पूछी जाती है। ये किसी क्वेश्चन का सेट में भी आया हुआ था, सॉरी, सेट के क्वेश्चन में आया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए जो संपर्क विधि यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उसमें कौन सा कैटेलिस्ट का उपयोग करते हैं, यानी कि उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो कॉन्टैक्ट, देखिए, प्लेटिनम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि काफ़ी महंगा, इवन सोना से भी महंगा है। तो उसको कांटेक्ट करने कोई नहीं देगा, यानी कि छूने कोई नहीं देगा, नहीं तो चोरी कर लेंगे आप। तो यानी कि तरीका हम याद करने का बता रहे हैं कि संपर्क विधि, यानी कि प्लेटिनम को छूने तक नहीं देते हैं लोग। ठीक है, तो यानी कि जो कॉन्टैक्ट विधि के द्वारा ही सल्फ्यूरिक एसिड बनता है प्लेटिनम चूर्ण के उपस्थिति में। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड पूछा गया होगा कई बार, और आपने रटा भी होगा। लेकिन पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है कि हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड का खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, अगर कोई मूवी देखे होंगे कि कनपट्टी पे पिस्टल सटा देता है, तो इसके मुंह से या तो रोने की आवाज़ आएगी या तो हंसने की। ठीक है, हाँ 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 हाँ, मतलब अंदर से हंसेंगे,
लेकिन वो अलग बात है कि कभी कभी रोने की भी आवाज़ आ जाती है। तो ठीक है, तो मतलब कि पिस्टल जब भिड़ाएगा तो हंसेंगे या रोएंगे, तो यानी कि रोने का यहाँ पे सॉरी हंसने का यहाँ पे गैस की खोज की बात की जा रही है। तो पिस्टल, ठीक है, पिस्टल एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने इसकी खोज की थी नाइट्रस ऑक्साइड की। जीवधारियों के 5 जगत में किसने वर्गीकृत किया था, यानी कि जीवधारियों को, यानी कि जिसमें जीवन होती है, उसको 5 ग्रुप में बांटा गया था। किसके द्वारा? विक्टर के द्वारा। कौन कौन से ग्रुप है? ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और आपके एक के होता है प्लांटी। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। तो ये जो 5 वर्ग में पूरे जीव को बांटा गया है, किसके द्वारा? विक्टर के द्वारा। तो विक्टर को कैसे याद रखेंगे? अगर आप पांचों इंद्रियों पे कमांड कर लेते हैं तो आप विजयी हो गए। ठीक है, कहते हैं ना कि पांचों इंद्रियों को पे विजय पाना पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल का मतलब कि जो अगर पांचों इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया तो वो समझो कि भगवान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि जो विक्ट्री है वो 5 से सेंस देता है, 5 इंद्रियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे किसने, अच्छा ये इसी में एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है इन्हीं के नाम पे, लिनियस के नाम पे। लिनियस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि विक्टर दिया था 5 जगत का सिद्धांत या लिनियस ने दिया था। तो लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी कि जीवों के वर्गीकरण के पिता। अगर पूछा जाए जीवों के वर्गीकरण, इन्होंने तो वर्गीकरण कर दिया 5 भाग में, लेकिन पिता इनको नहीं कहा गया। किनको कहा गया? लिनियस को। ठीक है, अब लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया। द्विनाम पद्धति मतलब कि एक व्यक्ति के 2 नाम होंगे। ठीक है, एक व्यक्ति के सॉरी एक जीव के 2 नाम होंगे, व्यक्ति का नहीं, जीव का। तो यानी कि अगर हम कहें कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम होमोसेपियंस है, और मेरे जैसे जितने भी जीव हैं यानी कि ह्यूमन बींग, सभी का एक ही नाम है होमोसेपियंस। होमो एक वर्ड हो गया और सेपियंस दूसरा। तो यानी कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था? लीनियस ने। ध्यान रखिएगा, लीनियस ने द्विनाम पद्धति। विक्टर यहीं पे समाप्त हो गए, 5 जगत में बांट के समाप्त हो गए। बाकी जितना भी फादर कहो या आपके नाम नामाकरण, ठीक है, नामाकरण आपके फादर ही करते हैं। ठीक है, जब भी आपका नाम पड़ेगा तो आपके फादर देंगे, तो जो फादर है वही 2 नाम दिए। कौन? लीनियस। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं, इतना स्टोरी कहने के बाद समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन इनडायरेक्ट टैक्स है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न मैंने डाल दिया है। देखिएगा, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्ट नहीं आया, जिसका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। इनडायरेक्ट यानी कि पीछे वाली खिड़की से चोरी छुपे आया है, तो वो क्या कहेगा? एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आ जाऊँ, कुछ काम है। ठीक है, इनडायरेक्ट जो आएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आते हैं? एक्सक्यूज मी, ई एक्स से एक्साइज टैक्स, सी यू से कस्टम टैक्स, एस ई से सर्विस टैक्स, और एम ई से सॉरी एम से यहाँ पे मार्केट एंड वैल्यू एडेड टैक्स, वी ए टी जिसको कह सकते हैं। एम से मार्केट टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको कहते हैं, और ई से इंटरटेनमेंट टैक्स। ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आपसे लिया जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। जैसे आप कहें मार्केट टैक्स में, जैसे या आप कह सकते हैं कि सर्विस टैक्स में। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में गए तो दुकानदार ये कहता है 520 रुपया आपका क्या हुआ? बिल हुआ। अच्छे रेस्टोरेंट में जाइएगा तो 520 में आपका खाना सपोज 480 का ही 450 का होगा, और 70 रुपया उसने टैक्स ले लिया। ठीक है, सर्विस टैक्स या आप कह सकते हैं वैट ले लिया, वैल्यू एडेड टैक्स ले लिया। तो आपसे 520 रुपया मांगा जाएगा। आपको लगा कि मैंने 520 का खाना खाया, लेकिन 70 कहाँ जा रहा है? सरकार के पास। लेकिन सरकार को आपने नहीं दिया है, मतलब कि हाथ में जाके नहीं दिया, आपने दुकानदार को दिया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, कि सरकार को जाती है टैक्स तो सरकार को ही जाती है, लेकिन सरकार को आप ना दे के किसी और के थ्रू आप दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि अपने पैसे को किसी और के थ्रू दिलवाते हैं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स जैसे आपका वेल्थ टैक्स, यानी कि आप जितना कमा रहे हैं डायरेक्ट आपको से कोई तो ऐसा नहीं कहता है कि जे हम लाइए ना हम आपका टैक्स भर देते, नहीं। आप डायरेक्ट सरकार का जो भी होता है अकाउंट, जो भी चीज़ें आपके सैलरी आती है तो डायरेक्ट वहाँ से काट लेती है, तो सरकार डायरेक्ट ले लेती है। तो ये सब हो गया वेल्थ टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स, या आपके ई एस्टेट जो यानी कि बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी थानेदार को टैक्स देते हैं, वो अलग बात है कि रंगदार या जो भी होता है वो टैक्स में नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर समझ में आया। इनडायरेक्ट टैक्स का आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, बाकी जितना भी टैक्स बचा वो डायरेक्ट टैक्स, ऐसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि नहीं ट्रिक बनाना भी एक प्रकार का तो ट्रिक ही है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।